वस्त्र निर्माण और खाद्य पदार्थ बनाने का जो काम है, जो मार्केट है, वो पूरे बनारस में हर शहर में 33% महिलाओं को हक मिलना चाहिए। उसमें सरोज थी पटेल, यहाँ की मेयर थी। सरोज पटेल की हिम्मत नहीं हुई कि मिलने आए। इसका मतलब यह है कि सरकार इस मोर्चे पर बिल्कुल खिलाफ है और उसने एक तरह से महिला विरोधी रवैया अपनाया। को महिला विरोधी कहेंगे, मूर्खतापूर्ण कहेंगे, समाज का ज्ञान नहीं कहेंगे, ज्ञान विहीन कहेंगे, आप कुछ भी करिए, सब सही है। क्या अभी इसको उसी लेवल पर फिर से किया जा सकता है? बोलती थी, अरे बहन जी नाम का करबू पूछ के हम लोग अपन नौवे भुला गई। सारा ज्ञान आपको समाज से आता है, बचाव करना हमको समाज ने सिखाया ना। बहन जी आप सब काम कर रही हैं, बहुत अच्छा है। अफीम का कारखाना बंद करवा देंगे तो हम लोग आपका शुक्रगुजार होंगे, ऐसे कहती थी लोग। प्रेमलता जी ये बताइए कि अभी बेरोजगारी बढ़ी है, उसमें महिलाओं की भी संख्या बहुत ज्यादा है। महिलाओं के हस्तशिल्प और उनके गुणों का, उनके हुनर का कोई अभिव्यक्ति नहीं हो रही। अभिव्यक्ति के लिए हम लोग किए थे उस समय कार्य ना, एक बनाया था मांग पत्र, जिसमें सब लोगों से कहा भी था, जहाँ जहाँ निमंत्रण दिया सबको हम लोगों ने कह रखा था ना कि आप इसको पढ़िए। जितने सिलाई स्कूल में गए, जितने स्कूल कॉलेज में गए, सबसे हम लोगों ने उनसे कहा कि हमारा है ये कहना कि जो काम हमारी महिलाएं जानती हैं, अगर वो सारे काम पापड़ चिप्स तक सब मार्केट में बन रहा है, हमारे लोग क्या करेंगे? उनका पैसा भी जा रहा है, उनके पास काम भी नहीं है, दो मार पड़ रही है उनकी। पहले तो घर में बनाती थी तो कम से कम उनका पैसा तो नहीं खर्च होता था। बोलते थे कि 10 पैसे का सामान है, उस पर अब 2 रुपये दाम लिखा हुआ है, ये कहाँ से आएगा, कौन देगा? तो उन लड़कियों को समझाते थे ना, कहीं रूखापन भी आता था। हम कि आप लोग इसको कभी सोचती नहीं है, भले बहुत सोचते हैं, क्या करें? तो हमने कहा कि हमारे साथ आइए, हमारी मांग है कि आप जो करना हो करिए, मशीन से बनाना हो, कंपनी में जो मन चाहे सो करिए, लेकिन इन 2 सामानों का वस्त्र और खाद्य, वस्त्र निर्माण और खाद्य पदार्थ बनाने का जो काम है, जो मार्केट है, वो पूरे बनारस में हर शहर में 33% महिलाओं को हक मिलना चाहिए। इसके लिए मुख्य बाजार में दुकान चाहिए, दुकान का रख रखाव, खरीदारी, सब काम महिलाएं करेंगी। कैसे होना है हम कर लेंगे, आप दुकान दीजिए। उसमें सरोज थी पटेल, यहाँ की मेयर थी। सरोज पटेल की हिम्मत नहीं हुई कि मिलने आए। एक बार तो मैं खुद गई थी, एक बार हमारी लड़कियाँ गई थी, एक बार लड़के गए थे, दोबारा हमने चित्र से कहा हमको जाने दीजिए, एक बार जा कर के आएंगे, हमारा आखिरी होगा। मैं गई, मैंने बोल के आई कि हिम्मत नहीं है उनके पास में। नगर निगम के अध्यक्ष किस बात की हैं? खाली कपड़ा पहनने के लिए? उनसे कहिए कि महिलाएं आई हैं बनारस के मिलने के लिए, आकर के मिलें, उन्हीं के घर परिवार के लोग हैं। बड़ा रुआ में बोले, हिम्मत नहीं थी कि आई। पहले लोगों ने बोला कि है, बाद में कहा नहीं है, नहीं, हम समझ गए। हम अंत में कह करके हम लोग आए। हमारी माया बड़ी तेज तर्रार थी ना, बोली कि अरे काम मिली है, उनके हिम्मत हो, बात करें आई हैं, हिम्मत होकर तब नहीं आई हैं। सरकारी पैसा खा करके लूट खसूट करके लोग अमीर बनौले, यहाँ लोग बतियावा था। ऐसे माया बोल के आई थी। हम माया को बड़े प्यार से माया बोलते थे, कभी कभी मुँह से निकल जाता है। इसका मतलब यह है कि सरकार इस मोर्चे पर बिल्कुल फ्लॉप है और उसने एक तरह से महिला विरोधी रवैया अपनाया। हाँ, इसको महिला विरोधी कहेंगे, मूर्खतापूर्ण कहेंगे, समाज का ज्ञान नहीं कहेंगे, ज्ञान विहीन कहेंगे, आप कुछ भी करिए, सब सही है, सब सही। ज्ञान विहीन कहेंगे तो मालूम होगा कि हमारे समाज का एक हिस्सा कैसे जा रहा है। 70% जनता का 25% कैसे जी रहा है, आपको पता ही नहीं। तो 70 कौन बाती की देख रहे हैं, खाली कपड़ा पहनने के लिए। और मध्यम वर्ग को लेके आप लोग हमेशा चलते हैं। ये सरकार भी वही है, तो और बुरी है। अगर आपने इतना काम किया, आपकी टीम ने इतना काम किया, बहुत सारे लोग, चित्रा जी ने किया और शहनाज जी ने किया, सबका बड़ा नाम है अपने अपने फील्ड में काम करने के मामले में। सबका हाँ। क्या अभी इसको उसी लेवल पर फिर से किया जा सकता है? नहीं, आप उस लेवल पर नहीं करेंगे, आप उस लेवल पर और उस तरीके से नहीं करेंगे। लेवल आप भले रख सकते हो, लेकिन अब सिलाई कढ़ाई बुनाई का युग उस तरह का नहीं रहा। तरीका आपको इसका आपको खोज करना होगा, उन महिलाओं से बात करना होगा कि हम आपसे काम, आप ये सब चीज़ जानती हैं, अगर करना होगा तो कैसे करना चाहेंगी? अपने मन से आप क्यों ला देंगे? हम लोगों ने किसी को नहीं लादा। पहले सवाल करके आपको कुछ नहीं देंगे ध्यान, क्योंकि बहुत सारे लोग महिलाओं से पैसा लेके निकल चुके थे।
है ना, बहुत से चलते हैं ना ये सब, कौन कौन क्या क्या चलता रहता है। तो उन लोगों ने कहा भी कि पहले हम लोग बहुत डर रहे थे कि ये लोग भी हम लोगों से नहीं कुछ अभी बोल रही हैं, नहीं कुछ 10-10 रुपया निकालेंगी, कितना 10 निकाल लेंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। उन लोगों ने बताया कि बहुत सारे लोग 50-50, कोई लोग 500-500 रुपये उठाए थे महिलाओं से और गायब हो गए तो हो गई। तो शुरू में हम लोगों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा है इस बात को सफाई करने के लिए, लेकिन चूँकि हम लोग का पहनावा ओढ़ावा हुलिया बात करने का तरीका जगह होने से आपके बोलने के अंदाज से ऐसा मत समझिए कि महिलाएं मूर्ख हैं। आपके बोलने के अंदाज से वो समझ लेती थीं कि आप सचमुच गलत हो कि सही हो, बस 2-4 मिनट। आदमी की भी यही कहानी थी। ये यहाँ बताया नहीं आपको युद्ध का, यहाँ का टाउन हॉल में कम से कम 35 दुकान लगी थी। 35 दुकान कुछ कहलाती है। और ये चाहे खरीदना है और बेचना है, आप आइए बेचिए, खरीदिए लोगों से और आप बेचिए, संस्था कुछ नहीं देना है। जो टेबल लोगों का लगा था उससे शायद 10-10 रुपया लिए थे, 5-5 रुपया लिए थे, यार नहीं लिए थे, मुझे याद नहीं लिए थे, क्योंकि पहला चांस था ये। लोगों ने कहा कि ऐसा काम आज तक किसी संगठन ने नहीं किया जो नारी हस्तकला उद्योग समिति ने किया है। महिलाओं को प्रमोट करने का इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी डिमांड की 33% आरक्षण चाहिए, आज तक किसी ने नहीं उठाया। यहाँ के जेंट्स लोग कहने लगे थे, ये चक्की उक्की वाले आपके चक्के बिचौरा के मोड़ पर दुकान वाले, कुछ बहुत सारे लोग कहने लगे थे। अरे बहुत सारे लोग तो पहचानने लगे थे, मुझे बड़ी उलझन लगी होने। नमस्ते करने बड़ा अच्छा नहीं लगता था क्योंकि छूट चुका था ना वो सब। लोग सोचते हैं उनको नमस्ते करें और आपको उलझन होती है। सबका अपना पर्सनैलिटी है। हम काम तो नहीं कर रहे, खाली नमस्ते लेकर के आए। नमस्ते किया तो और नमस्ते, और आप कैसे हैं, सब ठीक है, बाल बच्चे कैसे हैं, स्वाभाविक सवाल, बस वो घर परिवार भी है। तो ऐसा भी हुआ है। तो अभी उस लेवल से नहीं हो नहीं, उस लेवल से आप अब जो नई लड़कियां आई कैसे आप करेंगे। नई लड़कियां आई ना, मैं समझती हूँ जो बहुत बड़ी लड़की होगी 35 साल की होगी, 30 साल की होगी, तो उन लड़कियों के सोच में और उस समय जो महिलाएं 40 साल की थीं उनकी सोच में ज़मीन आसमान। आज की 35 साल की कोई भी महिला और उस ज़माने की 35, 45, 25 जो भी उसका उम्र रहा हो, उसके सोच में बड़ा फ़र्क है। सोच तो समय के हिसाब से बदलती है ना, और जैसी नीतियाँ बनती हैं, जैसा बाज़ार बनता है, सोच बाज़ार के अनुकूल बनती जाती है। और हमारा आपका एक काम होता है कि हम बाज़ार के हिसाब से कैसे उनको तैयार करें, तो बड़ा अन्वेषण का काम है। हमको लोगों ने यहाँ पर कहा था ना टाउन हॉल में के पहले ही हम आपको बता दें, ये जो तिराहा है बेनिया बाग सामने वाला नहीं है, चौराहा है जो जाता है बेनिया को, उसी रास्ते हम जा रहे थे। हमारा घर उधर से भी पड़ता था। हमको जाना था तब ऐसे करके, तब उधर से जाना था, उधर से जा करके मार्केट सामान लेकर के फिर हम लौट आएंगे। हमको आना था घोड़ा अस्पताल, लेकिन उधर हमको जाना ज़रूरी था, तो हम जा रहे थे। एक हम उसको नहीं पहचानते उस आदमी को, उनको आए और बड़ा बढ़िया सब वो सब अद्योदय कपड़ा पहना था, मुझे अभी भी याद है। कुछ लोग मिले अद्योदय पहनने वाले, और बढ़िया से पहन कर पान वान खा कर सिकड़ी उकड़ी पहना था। कुछ लोगों की पर्सनालिटी अप्रत्याशित, मतलब क्या बोलेंगे उसको, बिना अभ्यास के आपको ध्यान में आ जाती है। तो वो व्यक्ति मिला और नमस्ते किया, तो हमने भी कभी देखा नहीं, हमने कहीं देखा होगा कर रहा है, 25-26 साल का रहा होगा, 25-26 साल का। तो उसने कहा कि आप लोग ये सब काम महिलाओं के बीच में आप कर रही हैं। हमने कहा हाँ, क्यों? तो कहा कि आप औरतों को बिगाड़ रही हैं। हमने कहा किसने कहा आपसे? हमारी महिलाओं ने कहा। अच्छा, हमको कभी नहीं पता चला कि हमारी महिलाएं, हमारे बोलने का ये चीज़ का बड़ा मूल्य था। हम कभी नहीं सोचे, हम बोलते थे हमारी महिलाएं। मैं अभी भी हमारे बातचीत आप करिएगा तो कि हमारी महिलाएं, मतलब वो हमारे एक लगाव से कह लीजिए या जैसे भी दिमाग में पता नहीं कहाँ से था। तो हमने कहा हमारी महिलाओं को आप ऐसे कह रहे हैं कि हम बिगाड़ रहे हैं, सारा घर देख रहे हैं, आपको इतना बढ़िया कपड़ा पहने कि कौन धुला होगा, वही लोग ने धुली होंगी, और आप ये सब बात कर रहे हैं, बतलाइए। तो अभी थोड़ा ढीला हो गया, बहुत नज़दीक की बात होगी ना, जीवन की बात होगी ना। अच्छा, ये सब बातें हम सोच के नहीं कहती थी, कभी नहीं सोचा। तो तरीका रहा होगा काम करने का, या पहले का जो भी देखा सुना रहा होगा, किया होगा, उसकी वजह से। तो उन्होंने जो है, तो फिर बात की, हमने कहा 33% आरक्षण की आप बात कह रहे हैं ना, बोले आप देंगे। हमने कहा ये बताइए कि हम देने वाले कौन होते हैं, पूरा बनारस हमारा है? तो बोला नगर निगम का है। तो हमने कहा फिर कौन देगा? जब नगर निगम के अधिकारी से बात करना होगा तो आप भी हमारे साथ चलिएगा और कहिएगा कि ये मांग जायज़ है। अगर आपको जायज़ लगती हो तो सोच लीजिएगा, मुझे बताइएगा। हमारा टाउन हॉल में पर्सन लगेगा, आप हमसे वहाँ पर मिलिएगा और पैसा लेकर आइएगा, हम चंदा लेते हैं। आप विश्वास करिएगा, वो आदमी 100 रुपया दिया था। क्या बात है। हाँ, और क्या। एक आदमी आया था, वही के साथ का रहा, कौन रहा मुझे नहीं पता। ऐसा लड़कियों की हमारी नसरीन बड़ी नाजुक लड़की थी, राधिका थोड़ी बड़ी थी, शादीशुदा थी, नहीं थी, और वो पद्मा शादीशुदा थी, लेकिन थोड़ी सा मतलब थोड़ा पर्सनैलिटी। नसरीन बड़ी नाजुक थी, कंचन दुबली पतली दुबली थी, किनारे बैठी तो बीच में आवाजाही कर रही थी।
ये सब पतली लड़कियाँ छोटी बच्ची लगती थी ये सब। अब वो जहाँ उसने कहा कि आप पैसा दे चंदा दे के जाइए। किस बात का चंदा? उसने कहा ये जो सामान लगा है यहाँ सारा काम है, जो हमारे लोग आए हैं उनका जो खर्चा है कौन निपटाएगा? बोले क्या आप लोग लूट रही हैं क्या, इसलिए आप लोग कहीं धंधा करती हैं? उसमें से नसरीन मेरे पास गई और कही कि वो कारा धंधा करते हैं। हमने कहा कौन है, कौन पैदा हो गया इधर, ये सब इतना गंदा बात बोल। चलो मैं चलती हूँ। मैं गई, हमने कहा कौन है? देखा तो ऐसा ऐसा आप ही हैं यहाँ की मालिक? हमने कहा नहीं, ये जितनी सारी औरतें हैं वो सब यहाँ की मालिक हैं, सब स्वतंत्र हैं, मैं किसी की मालिक नहीं हूँ। मैंने इन लोगों को बुला दिया है कि अगर आप चाहें तो आ सकती हैं, बात क्या है? उसने कहा कि ये लोग हमसे पैसा मांग रहे हैं। हमने कहा बेशक आप पैसा दीजिए, अंदर आइए, सामान देखिए। आप जाते हैं टिकट लगाते हैं, देखते हैं कि देते हैं कि नहीं, टाउन हॉल मैदान में जाते हैं देखने के लिए मेला, तो कहाँ का टिकट नहीं लगता? मुझे बताइए कहाँ का टिकट नहीं लगता है? तो यहाँ देने में क्या परेशानी है आपको? ये आप दीजिएगा तो आपकी बहनों के पास में जाएगा। अरे कुछ चाय पानी करेंगी वो लोग, कुछ खिला पिला देंगे, पैसा रहेगा तो। और टेबल वेबल लगा है उसका दाम कहाँ से देंगे? वो लोगों से मांगे। आप लोग जैसे भाई बंधु के रहते इस मोहल्ला में दुकान लगी है और टेबल का पैसा अपनी बहनों से मांगे ना, कितना लज्जाजनक है भाई साहब आपके लिए। बस इतना तो काफ़ी है। अरे ये कैसे हो सकता है, कोई नहीं देगा, अरे फलना तो दे, ठेका तो दे। उसमें हमारी लड़कियाँ बोली कि सबसे अधिक पैसा टाउन हॉल से आया, 4-5 हज़ार रुपये उतारी थी सब, 4 हज़ार के आसपास सब दिखाए हमको और सब सामान देख के चले गए। हमने कहा कि पता नहीं किसी टाउन हॉल सब लड़कियां हैं कम उम्र की, 10 पढ़ने वाली, 12 पढ़ने वाली, कोई बड़ी है, कोई ग्रेजुएशन की। मुझे नहीं मालूम कि कौन व्यक्ति क्या बोल देगा। अपना समाज तो पता है ना, जब आपको पता है तो आपको आँख बंद नहीं करना चाहिए। मैं साथ साथ घूमी, 10-12 तो रहे। मैंने कहा आप लोग देखिए, आप ही के घर की देखिए, ये हमके इनको पहचानते हैं, ये आपके ये मुकीमगंज की हैं, ये गीता जी, वहाँ के पास में इनका स्कूल चलता है। आपके घर की कोई लड़की गई भी होगी, मुझे नहीं पता। उनकी सब लोग तो उनके हरिश्चंद्र की लड़कियाँ हैं, देखिए इनको, मिलिए इनसे। गोदलिया की एक लड़की थी, एक दुकान से। हमने कहा देखिए सब गोदलिया से आए हैं। बाप रे, इतना दूर दूर से लोग आए। हमने कहा हाँ, उन लोगों को पसंद आया, लोग आए। और बाकी सब आपके मोहल्ले के जितने लोग यहाँ बैठी हैं, जो सुन रही हैं वो सब भाषण, जो किताब पढ़ रही हैं वो सब आपके मोहल्ले के ही तो हैं। तो आप किसी को पहचानते भी होंगे, कोई चाची, दादी, नानी, भौजी, बहन, बुआ, यही लोग होंगी। तो जिम्मेदारी किसकी हुई बताइए, हमारी हुई कि आपकी हुई? काफी है ना। हाँ, इस तरह का संवाद करने वाला सभी लोगों ने कहा ना चित्रा दी को कि आपको ऐसे लोग कैसे मिले, कैसे हम लोग इतना थक गए करते करते, कोई नहीं मिला। मैं वहीं बैठी थी, हमने कोई नहीं मिलेगा जी आपको। रवाब जमाने से दुनिया नहीं चलती, तर्क देने से दुनिया चलती। दुनिया को तर्क दीजिए और अपनी बात बड़े अच्छे से कहिए, मृदुभाषी होइए, अगले के दुख में शामिल हो जाइए। वो डूब रहा है, आप जा रहे हैं तो उसको खड़े हो जाइए, उसको उबार दीजिए। तो घर आप थोड़ी चलाएंगे, लेकिन खींच के बाहर तो कर सकते हैं ना। तो इतना मदद तो होना चाहिए। ये झगड़ा हुआ, ये बता रहे हैं यहाँ के झगड़े की हालत में। इतना दूसरे दिन तीसरे दिन लोग आए, उसने कहा कि हम लोग जा रहे हैं दीदी। मैं उसने पूरे बनारस की दीदी थी समझ, वो दौर था। तो हम जा रहे हैं दीदी, आएंगे ना हम सब लोग के घर की, आपको कोई सामान यहाँ बचेगा नहीं। ऐसा करके हमारे यहाँ 4 बॉक्स सामान था। नारी हस्तकला उद्योग से जो बनवाया गया था लड़कियों के पास हुनर बोल करके, इतना बड़ा रुमाल है, बोरे का टुकड़ा है, बोरे का वो कालीन है, न जाने कितनी सामान। ये इसका कुर्सी पर रखने वाला कुशन कवर है, जैकेट है जो कपड़े के ऊपर पहनते हैं, आपके जीन्स के ऊपर में, तब जीन्स का प्रचलन कम था। 4-5 बॉक्स सामान था। कढ़ाई सिलाई का है, कुछ लड़कियाँ पंखी बनाई थी। जो बनाया वो सब लोगों ने, लोग सीखते गए, रखते गए, वो भरता गया। वो सब लगा हुआ था मार्केट में। कम से कम मैं समझती हूँ कि 6-7-8 टेबल तो खाली नारी हस्तकला समिति का, वो बीच का पूरा हिस्सा। बाकी दोनों तरफ यहाँ के स्कूल और स्थानीय लोग थे और बाहर में खिलाने वाले लोग थे। हमने खाइए, गोलगप्पा लगा हुआ है, आप ही की बहन तो लोग लगाइए, खाएंगे जब ना मालूम चलेगा कैसा बनाती हैं ये लोग। शिकायत तो आप लोग कर देते हैं फटाफट औरतों की। सब भी किया, लास्ट में लोग आए तो रहे नहीं किया ये हालत हो गई। और तीसरे दिन सचमुच मतलब उस लड़के की बात को हम, अब पता नहीं कहाँ होगा, तो बूढ़ा हो गया होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन खाली 1 बॉक्स सामान बचा, छोटे वाले बॉक्स भर का इतना बड़ा, 1 ट्रंक, खाली 1 ट्रंक सामान बचा, सब बिक गया, सब सामान। और बढ़िया पैसा लोग दे के जब हिसाब लगाया गया, लंका वाले, हमारी हेड ऑफिस लंका थी, लंका वाले जब हिसाब लगाए तो शहनाज तो नहीं बताई, उतना उसका नेचर अलग था, लेकिन ये राधिका, ये नसरीन, कंचन, ये लड़कियां हमारी बड़ी भक्त थी। मैंने वास्तव में ये सब उधर की लड़कियां थी। क्या नाम है, लंका
ऑफिस की, लेकिन मेरी भक्त थी, उन सबों ने कहा दीदी आपके यहाँ रह करके मज़ा आएगा। सबों को समोसा मंगवाई। हमने कहा थोड़ा 25-50 रुपया खर्च होगा, कौन सा रोज़ खर्च होना है, तो पता नहीं कहाँ 50 रुपया रहेगा तो ना हमारा जो पहने वही पहने रह जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो सबको समोसा खिलाए, चाय पिलवा दीजिए भैया, पी लो सब कोई, मेहनत से काम करो, एनर्जी जुटा के रखो, बहुत काम करना है। बस एक ही चीज़ से लड़कियों ने बड़ा काम किया, बहुत काम किया लड़कियों ने। फिर इसके बाद जो है लंका पर लगा, फिर इसके बाद आपका फातमान का मैदान, वहाँ कोई अशोभनीय घटना नहीं घटी। लोग कहते हैं मुस्लिम मोहल्ला, मुस्लिम मोहल्ला, मुस्लिमों के घर में ज़्यादा करके चाय पी करके आए। बड़ा जिद करती थी लोग ना, तो ये दो तरह की भावना थी। मुस्लिम अगर उनके दिमाग में आएगा कि हिंदू, कोई लोग कह भी देती थी मुस्लिम इसलिए नहीं पी रहे। हमने कहा नहीं जी, अगर ये बात है तो लाइए पी जाएँ, हम 2-4 कप पी जाएंगे, लाइए। ये भावना आने का मतलब कि आपका साथी कोई नहीं होगा। और ऐसे ही जो बता रहे, जो बहुत हीन मोहल्ला में गए थे, वहाँ सरोजनी बोली हमारा व्रत है, मारवा बोली हम नहीं, हमारा आज उपवास है। एकमात्र मैं चाय पी थी, एकमात्र मैं। हमने कहा तो बाद में सरोजनी मुझे बहुत बोली, हमारा नाम सर्वा भक्षी रखी थी। मैंने उस सबके सामने कह देती, अरे इसका प्रेम कहाँ, ये तो सर्वा भक्षी है, इसको पूछो नहीं, दे दो लाकी, ऐसे बोलती थी। तो मैं उनको समझाई, हमने कहा दीदी आप, हम, माया, संध्या 4 लोग गए थे, उस चारों लोगों से पूछिए आप लोग का व्रत निकल आया। मुझे आप ये बताइए कि आप गई हैं काम से बात करने के लिए, अगला चादर बिछाइए बैठने, उसने आपको कुछ समझा होगा ना। हम कि उसकी कदर तो करिए, वो चादर बिछाई कि आप लोग बैठिए, वो चाय बना के पूछने आई, पानी लेकर के, ठीक है पानी बहुत जगह पीने का मन नहीं करता, मत पीजिए, चाय के लिए पूछने आई। तो अगर कोई नहीं पीता तो हमारे संग क्यों आएंगी, आप में क्या रखा है, इसलिए कि आप तिवारी हैं, थूक देगी मुंह पे, आए समझ में। गरीबी अपनी जगह पर है, इज्जत अपनी जगह पर है, और हर गरीब आदमी की भी इज्जत सबकी एक बराबर है। हमने कहा गलत बात है, इस मामले में आपसे कुट्टी हो जाएंगे। सोच लीजिए, मेरा शब्द रहता था तो कुट्टी के नाम से दब जाती थी। मतलब कुट्टी के शब्द से नहीं जानती थी इसका आखिरी है, इसके बाद सचमुच नाराज़ हो जाएगी। तो मुझे नाराज़ नहीं करती थी वो, मतलब, लेकिन मैं उन पर कितना गुस्सा की, इतना अपने बहन भाई पर, भौजाई पर कोई क्या किया होगा, जितना मैं सरोजनी पर गुस्सा करती थी। लेकिन ये सब बताइए, खास अनुभव नहीं है, बहुत खास अनुभव है। और देखिए, किसको खास कहेंगे। अच्छा, महिलाओं के बीच में जो बौद्धिक, ये तो तैयारी ये हो गई, ये एक पक्ष है ना। आपके बेनिया जो तिराहा है वहाँ पे मार्केट लगाए, स्थानीय बाजार, ये तो हम लोग का सम्मेलन का था, फिर स्थानीय बाजार लगाए, उसमें उस समय लक्ष्मण जी लोग आए हैं, वही शायद समय है उनका। मतलब ये एक पक्ष है महिलाओं का, महिलाओं का एक पक्ष इस सब जगह लगा, आपका लल्लापुरा लगा, यहाँ लगा, वहाँ लगा, बेनिया पर यहाँ लगा। ये घाट आपका है, ये दुर्गा जी का मंदिर वाला जो जगह है वहाँ पर थी ना, बड़ा जगह है ना, वहाँ लगाए थे। हमारा उनका लड़ाई हुआ था, वो कविता मैं सुनाई थी जो तुम्हें कल, उसी कविता को लेकर झगड़ा करने आए थे। 5-6 लड़के बेच चुके थे, आप कहाँ मिलेंगी, हम आपको समझ लेंगे। हमने कहा बड़ा आसान है, हफ्ता में 2 दिन यहाँ आती हूँ, संकट मोचन है ना, वो हमारा ये दिन है, यहाँ बजे हमको 12 बजे पहुँचना होता है, मैं उसी हिसाब से चलती हूँ। और बाकी मेरा घर गोड़ा अस्पताल है, वहाँ से मैं राजघाट जाती हूँ, और जो है यहाँ पर एक है अवसानगंज में, वहाँ हमारी ऑफिस है। तो बड़ा आसान टाइम, मिलने का समय 11-12 बजे कहीं मेरा निकलने का, जब चाहे तब मिल लेना। कौन मिलने आता है, उसको बड़ी उस पर था ना कि आपने स्त्री और पुरुष दोनों की बदनामी किया। हमने कहा अपने घर में जाके पूछना अपनी महिलाओं से कि वो कौन हैं, अपने को पहचानती हैं, फलाने वो, फलाने के मेहरारू, फलाने की माई, फलाने की चाची, फलाने की दादी, फलाने की नानी, यही उनका पहचान है। और मायके में हैं तो नाम, मायके में तो लोग नाम लेते हैं, लेकिन बुआ, फलाने बुआ, ढिकाने बुआ, फलाने मोची, ढिकाने मोची, यही सब है। ससुराल में वो कौन है, हमें कुछ महिलाएं तो नाम भूल गई। हम कि ये मेरा कहा, ये किंवदंती नहीं है, लोग हैं बनारस में, ऐसे लोग हैं। यहाँ पर महिलाएं थी ना, बोलती थी अरे बहन जी नाम का करबू पूछ के, हम लोग अपन नाम में भुला गई। ये दुखद स्थिति है ये, क्योंकि पहचान क्या थी, फलाने वो, हमारे बनारस का तरीका है बुलाने का, फलाने वो, फलाने कमाई। अच्छा आगे बढ़ के फलाने के चाची, और बतलाइए बड़ा उन्नति के फलाने का दुल्हन, यही तरीका हमारे पूर्वांचल भर का तरीका है, बिहार तक ये तरीका जाता है। तो हमने कहा आप अपने चाची लोग से पूछ लेना ना क्या उनकी पहचान है, कहाँ पहचानती हैं। और रही बात कविता की, तो हर कविता जो लिखी जाती है उसके पीछे एक दूसरा अर्थ होता है। कविता गंगा जी के किनारे बैठ के लिखी गई है, क्योंकि सीढ़ी और कहीं नहीं होती, और लहर चीरने वाला और कोई लहर नहीं है हमारे बनारस में। तो और जो लोग जैसे उम्र के होते हैं गंगा जी का वैसे ही नाश करते हैं, तो हमने गलत नहीं लिखा है। और लोग कहते हैं कि गंगा की तरह शुद्ध है, तो महिलाओं के लिए क्या कहा जाता है,
तो लल्लापुरा में भी जो दुकान लगा था हमारे यहाँ करीब लल्लापुरा की महिलाओं को बुलाए थे। कभी यहाँ की महिलाओं को आपकी मर्जी हो, सुविधा हो तो आप आइए, लेकिन बुलाते नहीं थे क्योंकि सबके पास घर गृहस्थी है, परिवार है, पता नहीं किसी घर का क्या रहन सहन है। आप उससे लड़िए मत। आपका तरीका काम करने, अगर कुछ करना चाहते हैं तो लड़िए मत। उससे किस तरह से किस हद तक समझौता करें कि वो हमारा काम हो जाए और बात बनी रहे। लड़ने का टाइम तो बाद में आता है ना। ये हम लोग ये बात कहते थे उनको। तो लल्लापुरा में लोग कहते हैं मुस्लिम लड़कियां, उसका वो जो नूरजहां वगैरह उसमें जितनी थी, नूर फातिमा वो टीचर हैं आजकल, वो सब ऐसी ऐसी बहुत सारी लड़कियां, वहाँ स्कूल 2-3 ठो है लड़कों का लड़कियों का, तो वो सब लोग आई थी। और नसरीन ने वहाँ पर काफ़ी काम किया था, उसका नाम भी था उर्दू। तो इससे बाकी हम लोग भी, मैं तो बहुत घरों में गई तो लोगों ने कहा मुस्लिम मुस्लिम बोल करके। ईद का टाइम चल रहा था, 2-3 लड़के आए तो बोले आप लोग दुकान लगाई हैं जी, क्या क्या है देखा हो। बोला अब हम रोज़ा खोलने घर तो नहीं जाएंगे। उसने मुंह हाथ धोया और इसके बाद जो वो ऐसा फाड़ करके पी गया। कुछ रहा होगा लोगों का खाने पीने का आइटम में बना बनाया, कुछ चिप्स वगैरह भी रहा, लोगों ने खरीद, सब एकदम बिक गया। वहाँ पर वो चीज़ थी। और इसके बाद जो है आपका 7 जगह लगा है ना, फिर दुर्गा कुंड पर लगा। दुर्गा कुंड पर लड़कों ने बहस कर लिया, आपको हम समझ लेंगे, आपने गाली दिया। हमने कहा आप पूछ करके हमसे आइएगा हमारे ये ऑफिस से। मैं लंका पर 2 दिन आती हूँ, दिन बता दिया, शनिवार को तो श्योर आना है। हमारी लड़कियाँ वहाँ रहती हैं, आप पता करिएगा कि इसमें गाली कहाँ है, और अपने घर से देखें पहले बात करके, और समझ में न आए तो नोट कर लीजिएगा कि वो क्या बोल रही है, हम बाद में इसको आपको समझा देंगे। तो वो झगड़ा फिर बाद में चित्रा जी चली आई ना, बोली क्या बहस हो रही। हमने कहा ये लोग बहस कर रहे हैं, मतलब ये वो हमारी पत्रिका में छपी थी कविता, दरअसल मैं कौन हूँ, भारतीय पत्रिका में वहाँ रखी गई थी पढ़ने के लिए। उन लोगों ने उसको देखा होगा तो मुझसे बहस करने आ गए, और कुछ लड़कियों ने पहले बांट भी दिया होगा। तो ये सारी बातें हुई हैं साथ में, मतलब खराब बातें। बस इतना ही है कि अगर गाली गलौज पर कोई उतरा है, ऐसा अवसर आया है। ये गाली गलौज पर यहाँ पर गोदलिया पर घटना घटी थी एक तरीके से। मैं थी और माया थी और कोई लड़की नहीं थी, तो गाली देने की नौबत आई है। मतलब जो महिलाओं की गालियाँ होती हैं महिला जनित, लेकिन हम लोगों ने बिना आक्रोश किए बहुत करीने से उसको, क्योंकि हमको बात भी करनी है उनसे, तो बहुत करीने से उसको टाला है। मतलब कि ठीक है आपने जो कहा भाई, अब आपका तरीका होगा यही बात करने का। कहते भी थे, मैं बड़ी थी ना, 45 साल की उम्र थी। सरोजिनी जी नहीं होती तो मुझे बड़ी उलझन होती थी। उनकी उम्र कम से कम वो 50, 52, 53 साल की थी, मोटी थी, हैवी लगती थी, तो कभी कभी वो नहीं रहती थी। तो उसमें माया नहीं थी उस दिन, मैं माया थी और मैं अकेले थी और कोई लड़की नहीं थी। तो बात किया तो हमने कहा कि 2-4 बात बोल लिया इस तरह से, मतलब भगाने के अंदाज से। तो हमने कहा कि मुझे लगता है कि आप पक्के बनारसी हैं। थोड़ा मैं मुस्कुरा के बोली, रुआब में नहीं बोली, बड़ा धीमा होके। हमने ऐसे कहा, हमने कहा लगता है कि आप पक्के बनारसी हैं। तो आदमी बड़ा ऐसा घूर के मुझे देखा, आप कैसे कह सकती हैं। हमने कहा आपकी भाषा बतला रही है जी। उनके तो दोस्त को कहते हैं कि यहाँ रिक्शा पर बैठे तो ऑटो वाला मुझसे कोई कि हमको फलाना कहाँ जाना है पूछता है, तो आप उसको परिचय दो तो कहता है कौन साला कहाँ, कौन साला जगह है जहाँ हम न जा सके। यहाँ के रिक्शे वाले ऐसे बोलते हैं, तो आपकी भाषा भी तो वही है भाई साहब। क्या बात है, एकदम आपने उसको सड़क पर ला दिया। बहुत अच्छा। तो हालांकि ये सारा नॉलेज हमको अपने से कहाँ से, ये जितना देखिए आपके पास जो ज्ञान, अगर कोई कहता है कि मैंने ज्ञान सीखा, मेरा ज्ञान है, झूठ बोलता है। सारा ज्ञान आपको समाज से आता है। बचाव करना हमको समाज ने सिखाया ना, और तुरंत का समाज सिखाए कि पास वाला समाज सिखाए। जैसे वो ज़मीन पर खेत पर जो मजदूरा को संग जो बहस हुई, हमको वो तालीम तो कहीं गई नहीं होगी ना, मेरे साथ पक्के हर वक्त रही होगी, अभी भी किसी न किसी रूप में होगी। यहाँ जिन महिलाओं से बात की, उनके संग संग जहाँ जहाँ घूमे और जिस जिस तरीके से उन लोगों ने लोगों को डांटा है कि बात करने का शऊर नहीं, कैसे महिला से बात कर जला, तो ये सब चीज़ें सब ने हमारे ऊपर ना हमको वो संस्कार दिया बात करने के लिए। और हम बनारस के थे, लंबे समय से रह रहे हैं, 8वीं क्लास से यहाँ लगातार रह रहे हैं, तो बनारस वालों को तो जान ही रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ मिल के आपकी पर्सनैलिटी बनती है। अब आपके साहस किस हद तक जा सकती है, आदमी हो या औरत कोई भी। तो उनको से एकदम ज़मीन पर आ गई वो। फिर इस तरह की बातचीत की हमने कहा, और आपकी दुकान है यहाँ पर, मेरी मैटर ही बदल दिया। ये दुकान है तो दुकान उकान रही होगी उसकी। हम लोग आए हैं यहाँ पर, एक महिला रहती है, उनका नाम बतलाए, वो भी कोई सिलाई करती है घर में, पर उनका घर हम लोग भूल, असल मामला यही था, उनका घर भूल गए हैं। पर वो महिला कैसे, हमने कहा उनके पैर में लकवा की शिकायत है, वो थोड़ा थाम के चलती। हमने कहा अच्छा, कुछ नाम था उनका, मंजी क्या कुछ, उनको खोज रही हैं तो पहले नहीं बताना चाहिए था। हमने कहा तो आपने सब अवसर ही नहीं दिया पूछने का। अच्छा आप बतला दीजिए, तो बता ऐसे जाके गली में घूम करके है। प्रेमलता जी, आपने उस समय के
अनुभवों को और उस समय के चरित्रों को अपनी कविताओं में भी लिखा है। शायद लोग कहते मैं हैं। चाहता हूँ कि एक दो कविताएं अगर आपको याद हैं तो सुनाइए, अच्छा। और उसके बहाने हम देख सकेंगे कि आपका जो विजन है उस समय को लेकर वो क्या है। लंका पर भी हम लोगों ने किया है, 7 जगह किया ना। और गाजीपुर बनारस, गाजीपुर, जौनपुर में जो किया, गाजीपुर जौनपुर में तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ के जो डीएम थे उनको लेटर दिया। कोई आता नहीं था, वो कहते हम आपके साथ भेज देंगे, सुरक्षा फौज हो चाहिए तो बता दीजिएगा। हमने कहा ठीक है, ऐसा रहेगा तो बता देंगे। कहते नहीं थे कि नहीं चाहिए। हम कितना जानते हैं गाजीपुर को, लेकिन वहाँ के जब जो उनका जो टाउन हॉल है जब वहाँ किया तो अरे वहाँ की महिलाएं, क्या बात है, महिलाएं बड़ी सुंदर होती हैं जी। भले झगड़ा होना आपस में वो तो आदमी का होता रहता है। एक थी वहाँ पे ये आपका जो जिन्होंने लिखा है आपका ये महाभारत का, मासूम रजा, अच्छा, डॉक्टर राही मासूम मासूम रजा। हम लोग 3 रात उनके घर में ठहरे, हमेशा उनके यहाँ खाना खाते थे। हम तो इत्तेफाकन चले गए उनके घर। वशीर मंजिल उनके घर का नाम है। मोहल्ला का मौत नहीं भूल गई, सड़क सीधे जाने पर मिलता है। उनकी बहन थी, उनका नाम था मेहरुन्निसा शायद। हम लोग उनको मौसी जी कहते थे। उन्होंने अपने घर का पूरा गंगौली बता। नाम था। गंगौली नहीं नहीं नहीं, मेहरुन्निसा कुछ नाम था उनका, बड़ा नाम नहीं, था। गांव का। नहीं नहीं, गाँव नहीं है तो गाजीपुर शहर है महाराज। अच्छा, गाजीपुर शहर की, उनका जो गांव में भी उनका घर रहा है ना, जो नीम का पेड़ लिखे हैं ना। और लेकिन ये भी है शहर में उनका घर, उन्हें बहुत बड़ा मकान है। तो उन्होंने कहा कि अब तो मासूम तो चला गया वहाँ, सभी लोग बम्बई में हो गए, कारोबार यहाँ कुछ रहा नहीं। तो तीनों, उनके यहाँ तो लड़कियों का हिस्सा होता है ना, उनके यहाँ तो उनके कानून के हिसाब से लड़कियों का एक हिस्सा जाता है, वो बेच नहीं सकती पर रहेंगी, उनका औलाद बुनियाद सब रहे उसमें। तो उन्होंने बताया कि अब देखो 3 बहन हम लोग हैं, तो तीनों लोग हैं। उनकी एक जो बहन थी, जो लड़की उनकी थी, वो अपना जॉब करती थी, पढ़ाती रहती थी। तो वहाँ भी बड़ा अच्छा रहा। तो वहाँ के टाउन हॉल में जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया, बिना उन लोगों ने बड़ा आचरज किया ना, कोई सिपाही नहीं, कोई फोर्स नहीं, कुछ नहीं। और इस तरह से वहाँ भी लोगों ने, वहाँ तो लोग हमको महिलाएं क्या कहती थी, बहन जी आप सब काम कर रही हैं, बहुत अच्छा है, अफीम का कारखाना बंद करवा देंगी ना तो हम लोग आपका शुक्रगुजार होंगे, ऐसे कहती थी लोग। तो हमने कहा ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। बोले एक कारखाना अफीम का, बोले कि आप नहीं जानते, आप अंदाज नहीं लगा सकती, कुत्ते जितने सोए हुए मिलेंगे वो सब अफीम का पानी पी के सोए हैं, वहाँ गिरता है पानी। ये सच्चाई आप कभी कभी सुना होगा? कभी नहीं सुना ना, हमारी महिलाओं ने बताया। और बोली कि अफीम जहाँ से लेकर के आते हैं, अफीम का जो, उसको हम लोग ढोंगड़ी कहते हैं, उसका कुछ और नाम है, खोखी क्या नाम है, उसको कहें सब यहाँ पीते हैं उसको, उसका बीड़ी बना बना करके उसका नशा होता है, उस खोखी का जो छिल, जिसमें से सब निकल जाता है, वो जो उसका दाना है, पोसा निकल जाता है ना दाना, तो जो उसका जो खोखा बचता है, डोंगड़ी कहते हैं लोग भाषा में, उसको लोग उसको पीस के पीते, उसका काजल लगाते। तो बताई वो महिलाएं वहाँ कि अरे काम के लालच में, अब तो क्या बोली कि अब तो हम लोग इसको नहीं कर रहे हैं, हम लोग की सास लोग करती थी कि काम के लालच में उसको आग में जला करके उसका काजल हम लोग की आँख में लगा देती, बच्चों की आँख में लगा देती थी। बच्चा दिन भर रात भर सो रहा है, एक टाइम उसका 12 घंटा 8 घंटा सो रहा है, कभी कभी बच्चे उसमें मर भी जाते थे। आपने कभी सुना इन बातों को? उन महिलाओं ने बताया। परिवार की कहानी रिकॉर्ड की है, जिसमें उन्होंने बताया कि जब हम छोटे थे तो हमारी माँ अफीम चटा देती थी जरा सा। अफीम चटाने का आपने सुना? हाँ, ये तो छिलके की बात हो रही है, पानी की बात। अफीम अफीम उस समय इतना बंदिश नहीं थी। बताएं हम आपको, ये जो पोस्ता दाना है ना, हम लोग के यहाँ एक खेत उसको डी बोलते हैं, मतलब उसमें पानी नहीं लगता है। तो उस खेत में आलू, आपका जो शकरकंदी वो और ऐसा चीज़ लोग बोते, बर्रे पहले लोग बोते थे, क्योंकि पहले मोट बर्रे बोलते थे, क्योंकि वो पानी निकालने के लिए रहट जो चलता था ना, वो मोट चलती थी, वो चमड़े की होती थी, भिगोते थे उसके तेल में। बर्रे का तेल बड़ा गाढ़ा होता है, बर्रे के दाने के भिगा के खीर बनती थी, जो तुम इतना ज़्यादा नहीं खा सकती थी, खा ही नहीं सकती थी, इतना हैवी होता था। खाया है बचपन में। बर्रे का फूल बड़ा सुंदर होता है। उसका हाँ एकदम मतलब लाल और पीला, बोल के तुम्हारा मन करेगा फूल तोड़ के सब ऐसे रख लें, लेकिन अच्छा, लेकिन छू नहीं सकते थे, इसमें कांटे होते हैं। कुदरत कितनी होशियार है, जरा देख लो, सब में कांटा दे दिया है ना। सबकी कहानी यही, सारे पेड़ों को तुम देखो, कुछ न बता पक्ष में सब मौजूद है। मैं आपकी कविताओं पर बात कर रहा था। हाँ, उनकी ये कविता तब सुनाएंगे जब मैं विद्या आश्रम के पास आ जाऊंगी तब। इतना काम कर लिया सभी पूरे इलाके में, बहुत थोड़ा बाकी है आपका। और गाजीपुर में भी यही चीज़ थी। जौनपुर तो बड़ा सभ्य शहर है, जौनपुर निहायत ही सभ्य शहर है। पता नहीं अपनी सरकार ने दंगा वंगा भी कभी क्या करा दिया, इस सरकार की देन है, नहीं, वहाँ के लोग कहते थे कभी जौनपुर में दंगा हुआ ही नहीं,
वहाँ के लोग कहते थे, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा जानती इन चीज़ों को। बड़ी महिलाओं से पूछा, टीचर्स से भी सारे स्कूल सब इंटर कॉलेज में मिले हैं, डिग्री शिक्षण में, वहाँ के टीडी कॉलेज में भी गए थे, वहाँ के लोग प्रिंसिपल से भी वहाँ मिले। तो सब लोग यही बताते कि जौनपुर बहुत सभ्य शहर है। मेरे बाबूजी भी कहा करते थे उन दिनों जब जौनपुर में रहे तब, कि अत्यंत सभ्य शहर है, मतलब बहुत सभ्य है। तो सब जगह दुकान लगा, सबका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। वो सारे रिस्पांस ला करके हम लोग इकट्ठा किए। उसका एक निष्कर्ष ये निकला कि हमारे अब पीछे जो हमारे सुनील भाई लोगों ने किया है ज्ञान के सिलसिले में, वो तो उस विषय पर हम नहीं जाएंगे, वो तो उन लोगों का विषय है। वो सारे चीज़ों का पढ़ा लेकिन ज़रूर है, वो सारे जो लिटरेचर इतना रहे होंगे, सब किताब बना के पढ़ा जरूर है मन के। वहाँ दिन भर बैठ करके सब काम करके आते थे, 1 घंटा पढ़ते थे हम, रोज़ी का मेरा काम था। तो ये सारे चीज़ों से इतना निष्कर्ष निकला, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आज भी है, जिसको मैंने अपने विद्या आश्रम की कविता में भी लिखा है, कि ये समझ में आया कि सब व्यवस्था बनाई गई आदिम युग से आज तक। पंडित जी, ढेकाने जी, भूमिहार जी, पंत्री जी, राजपूत जी, सब व्यवस्था बनाई गई। ये सारी व्यवस्थाएं एक एकांगी हैं, एक अंग को छूती हैं, और एक अंग को छूती हैं, एक ही अंग पर चलती हैं, एक ही अंग के बारे में सोचती हैं। समाज में इतना ज्ञान है, समाज हमारा ज्ञान का भंडार है, और जितने ज्ञानी समाज के लोग हैं, यदि उनको अवसर मिले या उनके ज्ञान को सम्मान मिले और आय मिले, तो किसी भी रियायत की, लाल कार्ड, पीला कार्ड, सफ़ेद कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो रियायत है 18%, 20% की कोई ज़रूरत नहीं। सारे लोग इतने सक्षम हैं, बशर्ते कि उनके ज्ञान को आप मान दीजिए। ये हमारा विद्याश्रम में आते हैं। हमारा छिन्न भी नारी हस्तकला नहीं हुआ। नारी हस्तकला मध्य में 5 साल उसका बीत गया था, फिर उसको नए सिरे से, क्योंकि हमको तो दूर तक जाना था ना, तो नए हमारे कई लोगों ने कहा, उषा स्कूल है ना सिलाई, उन्होंने कहा कि आप लोग तो गायब ही हो गई। हमने कहा उषा जी गायब तो नहीं हुए, आप लोग उतना, अगर सरोज जी एक बार नहीं मिली, हम आपके संग 3 बार गए, तो आपको 5 बार जाना चाहिए था। आपने मुझे नहीं कहा कि दीदी आप आइए चलेंगे, सरोज काहे नहीं आएंगी, आपने कहा? तो बोले नहीं, कोई नहीं कहा। तो हमने कहा जब आपने नहीं कहा, शहर आपका है, तो मैं कैसे कहूँ कि आप दुकान करिए? बताइए किस हैसियत से मांग सकते हैं? आप मेरे साथ आई होती, सरोज जी का आप निकाली होती, कैसे नहीं करती वो? मैं कहा हम कि आप ही नहीं, मैं 4 लोग के सामने ये बात कर सकती हूँ। आप जुटाइए 4 महिलाओं को। तो संजोग खुदा न खास्ता, उनका दुकान यहाँ है नवाबगंज, इसमें नखास पे, और हम नखास में हम जाते थे, सब मसाला वसाला काम हम लोग के यहाँ होता रहता था, तो जाते थे, हम घर के लिए भी जाते थे। तो उनके हम मिलने चले जाते थे, क्योंकि आसपास के लोगों से मिलना नहीं छोड़ना चाहिए, हमारा दुश्मन तो कोई है नहीं। तो उनसे पूरा मिले। तो उन्होंने एक बार, आखिरी बार में उन्होंने मुझे यही बात कहा। तो हमने कहा मुझे तो आपने कभी बुलाया नहीं, जब भी आई मैं आई, आप मेरे पास कभी नहीं आई, ना किसी से संदेश दिया। अगर आप एक करी होती उषा जी, उनका नाम पता नहीं क्या था, चंद्रावती कुछ नाम था, हम उनको उषा ही कहते थे। उनका मायका यहाँ था आपके मिर्ज़ापुर में। तो हम निकले हुए थे, आपके संग 4 लोग और कहते नहीं, कैसे हमके इसी मोहल्ले में दुकान लेती, वो 4 ही महीने चलती, पर लेके दिखा देते कि हमारी महिलाएं जानती हैं करना, पर आप तो आई नहीं जी। तो अकेला चलना कैसे भार? तो उन्होंने कहा कि हाँ सही बात है, और सब खुद ही आना चाहिए। ये सब बातें हुई। तो ये सब के बाद हम लोग फिर ये निष्कर्ष निकाले ज्ञान, फिर वो ज्ञान आंदोलन की बात हुई कि हमारे पास ज्ञान है, हमारे छोटी से लेके बड़ी तक, जो बहुजन समझो बड़ा व्यापक समाज, अब तो बहुजन शब्द उस समय हम लोग का नहीं था, व्यापक समाज। 75% उनके पास ज्ञान है, ज्ञान के बल पर वो सब काम करते हैं, लेकिन उनको आय नहीं है। उसी समय के बाद में फिर हम लोगों ने निकाला कि विश्वविद्यालय की दीवार गिरनी चाहिए, क्योंकि दीवार में पुराना ज्ञान है। जो दीवार का ज्ञान है वो किताब का ज्ञान है, जो बासी हो चुका है। नए हमारे लोगों से मिलिए, वो ज्ञान नया है, क्योंकि अभी कंप्यूटर निकला है, और हमारा एक लड़का जानता है बनाना, उसको आपका मोबाइल बनाना जानता है। उसने कहाँ से सीखा जी? आपके स्कूल कॉलेज तो गया नहीं, वो तो अपना खाली नाम लिखना जानता है, थोड़ा बहुत हिंदी जानता है, अंग्रेजी जानता है, तो सीखा कैसे? इसका मतलब कि हमारे लोगों में वो ताकत है जो आप में नहीं है, कि आपकी किताब में नहीं है, विश्वविद्यालय में नहीं है। तो इसके बाद फिर विद्याश्रम हो, तो एक दिन में नहीं पढ़ी, उसमें है, आप पढ़िएगा, उसमें लगी हुई कविता हमारी, इसमें तो नहीं होगी, ये तो हमारा मोबाइल ही नया है, उसमें लगी हुई कविता है। हमको सोचे नहीं कि जितना दिन उसको लिख के रखा होगा, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है, एक दिन में नहीं पड़ी विद्याश्रम की बुनियाद। सालों लग गए, सतत अनवरत परिश्रम, अध्ययन, मनन, चिंतन, तो मामूली हुआ है ये सब चीज़। झगड़े भी ऐसा थोड़ी है कि सुनील भाई और अलीम जी जा रहे हैं तो वहाँ से लोग बड़े प्यार से कह रहे हैं भैया आवा, लोहा के लिए लोग गए थे, बात लोग नहीं कर रहे थे, लोग वहाँ रुके हैं। कैसे कैसे लोग रुके होंगे, कैसे कैसे बनाए होंगे, वो जज्बा था करने का। तो कष्ट अखरता नहीं, मैं ही इतने लोगों में पैदल घूमी,
इतना खराब खराब गली में गई, इतना इतना कीचड़ की गलियों में, अंदर गली का बड़ा खराब पोजीशन है। तो वो जज्बा न होता तो नहीं जाती। अब ये है कि आप हैं तो आपके संग 4 लड़कियां हैं तो जज्बा उनके साथ भी है। आपका जो गाजीपुर में हिंदू स्कूल, वहाँ लड़कियाँ गवर्नमेंट स्कूल है, हमारे सारे लोग थक गए थे तो हमारी लड़कियां कहती थी, ये तो तारीफ की बात ज़रूर है, नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह रही हूँ कि जब सब लोग थक जाते हैं तब कहते हैं कि प्रेमलता को भेज दो कि वो झगड़ा वो चंदा वंदा सब कहते, वो प्रेम दीदी को भेज दो उनसे हो जाएगा। तो हम तो बाद में जाने ये सब चीज़, हमको पहले नहीं पता था। तो जब गाजीपुर का जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ का इंटरमीडिएट जो DGIC जिसको कहते हैं, वहाँ की प्रिंसिपल किसी से नहीं मिलती थी, चपरासी से पहले में भगवा देती थी। क्योंकि आप जाएंगे, दाई चाहे चपरासी आएगा, कहेंगे मुझे प्रिंसिपल, आप कहेंगे ना मिलना है तो कहेंगे कि नहीं प्रिंसिपल है नहीं मिलेंगे, जाइए। आप क्या करेंगे उनसे, फलाना बात ये बात, लेकिन कहेगा है ही नहीं तो आप क्या कहेंगे, उनकी मीटिंग है आप तो लौट आएगी ना। एक बार क्या हुआ, शाम हो गई थी, कंचनी जिसका वो लिखा है बीड़ी बनाने की मजबूरी औरतों की, जिसने कविता लिखी, पढ़िएगा, आपने भेज दिया है, बहुत दिन बाद मिली, मैं बड़ी खुश हुई। तो वो बोली कि दीदी चलते हैं यहाँ, सबसे आखिर में कही। तो हमने क्या करे, दिन भर घूम रहे, बता कैसी लड़की यार, घर जाने का समय हो गया, बस वस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, घर से भगवा देगी क्या। मैंने ऐसे ही कहा, घर में वो आदमी अपने बैठा भगा देगा तो कहाँ जाएंगे ऐसे ही बोलती थी मैं। तो भाई दीदी थोड़ा सा काम है, क्या चलो अच्छा चलते हैं। वहाँ गई तो दाई यही बंद होने का स्कूल था। तो हमने कहा प्रिंसिपल से मिलना, वो तो है नहीं। हमने कहा वाइस प्रिंसिपल होंगे, बोले हाँ। हमने कहा मिला दो उनसे और पूछ के आते हैं। मैं कहा जल्दी आना जी, शाम हो गई है। पूछ के आई कि बनारस से लोग आए हैं, उनसे कहे थे ना कि जाके उनसे कहा कि बनारस से 3 लोग आए हैं मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए। थोड़ा सा झूठ तो नहीं बोले, हाथी मर गया लेकिन अश्वत्थामा वही गति है ना, कि सीधे नहीं कहे। बुला लिया उन्होंने। तो बनारस की लड़की सोनारपुरा, उनकी लड़की मेरी क्लास फेलो रही, जूनियर हाई उसमें 9वीं 10वीं की, बाद में मालूम हुआ। उनसे चंदा भी लिया है 500 रुपये कहाँ से करेंगे, खर्चा कौन देगा। तो उन्होंने बहुत बात किया, इतना बात की कि हम लोगों को 6 बज गया। तो हमने कहा उनसे कि हम लोग को घर भी जाना है। बोले रुकोगे नहीं, बोले मैं तो यहाँ मेरा क्वार्टर है मिला हुआ है, रुक जाओ। हमने कहा नहीं, घर में कहा कि नहीं है, कोई साधन भी नहीं है कहने का, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब उन्होंने बहुत नाश्ता कराया, अपने उदाई से कह के अपने घर से मंगा करके, और बोली कि इतना अच्छा लगा कि महिलाओं के बारे में। तो उन्होंने अपना पूरा, उनके विषय में थोड़ा सा जानती थी चंदना के मुंह से। चंदना हालादार BHU के बॉटनी डिपार्टमेंट की हेड रही है, उसके वहाँ भी गए थे। हमने कहा चंदा वंदा व्यवहार थोड़ा सा, जब लास्ट मंथ तो यहाँ रहती है तो बताई थी। बोली मम्मी तो करती, अम्मा तो करती है ना। तो हमने कहा अम्मा करती हैं, इतना पैसा कमाते हो, 200 रुपये 400 रुपये में क्या जाता है 200 रुपये चंदा और हम लेकर के आए। हमने कहा देखो नाराज मत होना, आखिर बताओ इतना बड़ा काम करने निकले हो, तुम्हारे जैसा लोग नहीं देंगे चंदना, तो फिर बताओ कौन देगा, समझ सकते हो। तो उसका मैं, उनकी मम्मी बहुत, वो अपने बहुत छोटी थी, जब इसकी हस्बैंड पापा मर गए थे, उसने बड़े मेहनत से काम किया। उसने शादी किया, एक मामूली मैकेनिक था बिजली का, उससे लौरा भी उसकी दुकान, दुर्गापुर उसकी दुकान थी। मैं पूछी उससे तुम्हारा वो है कि नहीं, बोला हाँ अभी उसकी दुकान है, मैं उसी के साथ रहती हूँ। हमने कहा गुड। तो ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है। तो ये क्या बनारस के हैरत अंगेज घटनाएं नहीं है। नारी हस्तकला उद्योग समिति का इतनी जो काम रहा, जो गलियों में घूमना रहा, शुरू के 2-4 दिन करके चित्रा जी साथ में रही हैं, क्योंकि अनुभव ऐसे तो नहीं होता आपका ना, तो वो हम लोग के साथ रही हैं। कम से कम प्रहलाद घाट के में तो कम से कम 3-4 दिन रही होंगी, मतलब उन्होंने समय दिया है अपना। और सारी रिपोर्टिंग लिखने के बाद भी उनसे बराबर, मतलब और लड़कियां भी करती थी, पर मैं अलग से उनसे बराबर मशवरा करती थी, क्योंकि उन लोग के अपने अनुभव थे। तो ये सब काम बगैर अनुभव के नहीं हो सकता। और एक सारे काम हमने आपको बताया, एक चीज़ छूट गई, कारीगर समाज। ये 95 में कारीगर समाज की स्थापना हुई है। कारीगर समाज, उसी समय लक्ष्मण जी आए थे हमारे यहाँ। लक्ष्मण जी थे, राम धीरज करके नाम करके थे, अब वो नहीं हैं। एक व्यक्ति और है, उनका नाम मुझे भूल रहा है, वो खेती करते हैं, सुनील जी उनके वहाँ गए भी हैं। ये सारे लड़के उस वक्त आए। तो ये जो मोहम्मद अहमद, एहसान जी, ये सारे लोग उस समय, मोहम्मद एक खिलौने वाले जो आपके मुकीम यहाँ के कश्मीरगंज के, ये सारे लोग उस समय जुड़े हैं हम लोगों से। तो कारीगर समाज में कारीगरों के लिए चक्की, आटा चक्की से लेकर के खिलौना बनाने वाले से लेकर साड़ी तक सबके बीच में काम किया, इन लोगों के साथ किया, इन लोगों के, लक्ष्मण जी लोगों के साथ। और हमारा जो सम्मेलन बड़ा हुआ
90 में नहीं 2000 में 2019-99 में जो बड़ा सम्मेलन हुआ इसका पूरे ज्ञान का, उसको जो है इस सारे लोग आ रहे उसमें। तो कारीगरों के बीच में भी काफ़ी काम हुआ। हमारे यहाँ कारीगरों की पुस्तक भी होगी कारीगर पर लिखी हुई। तो कारीगरों को तो भाव को मैं छोटे में बताई, बड़ा सबसे बड़ा तो नारी हस्तकला उद्योग समिति मेरा बड़ा अनुभव रहा। और मैं चित्रा दी की शुक्रगुजार इसलिए होती हूँ कि उस समय तो मुझे नहीं पता, शायद मैं मरमरा गए होते या फिर बहुत बीमार हो गए होते। एक काम हमारे अंदर बहुत काम करने का, जीने का जज्बा पैदा किया। मैं स्वभावतः मजबूत हो गई। बस ये आप समझ लो उस पोजीशन से उठ करके, जब मेरा वजन 36 किलो था। हमारी कविता उन महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में ही है। और जिस महिला ने मुझे ज़्यादा इसके उत्साहित किया वो महिला बहुत बड़े घर की रही हैं। उन्हीं को मान के मैंने कविता लिखा, उनकी लाइफ पर सुन करके। मैं कौन हूँ, कविता का नाम है मैं कौन हूँ। सीढ़ियों पर बैठी कुछ उदास सी गुनती हुई, सीढ़ियों पर बैठी कुछ उदास सी गुनती हुई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इसी प्रश्न का उत्तर तलाशती रही। इतने में आया बांका सजीला सा नौजवान, इतने में आया बांका सजीला सा नौजवान, छलांग लगाया कुछ दूर तैरा, लहरों को चीर कर निर्दयता से। फिर थोड़ी देर में देखा कोई और आया, मुझे देखा अर्थपूर्ण नज़रों से, हाथ धोया डुबकी लगाया आहिस्ता आहिस्ता, शायद वह बूढ़ा था। मैं कौन हूँ, फिर यह प्रश्न मुझे बेधने लगा। थोड़ी समय बाद प्रौढ़ा और विधाएं आईं। थोड़ी समय बाद प्रौढ़ा और विधाएं आईं, मुझे देख फुसफुसाईं, लगता है सताई हुई है, या तो घर से भागी है या कहीं आत्महत्या को आतुर है। सभी लोग लौट गए एक एक कर, सभी लोग लौट गए एक एक कर। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिलने लगा था, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिलने लगा था कि तभी दूर से एक स्वर आया, कि तभी दूर से आया एक स्वर। पवित्र है वह गंगा की तरह, पवित्र है वह गंगा की तरह, कुछ ना कहो। पवित्र है वह गंगा की तरह, कुछ ना कहो। अरे मैं गंगा ही हूँ, हिमालय से सागर तक दूसरों की गर्द को धोती हुई अपने में समेटती रही, पर खुद प्रदूषित रह गई। मैं गंगा ही हूँ, हिमालय से सागर तक दूसरों की गर्द को धोती हुई अपने में समेटती रही, पर खुद प्रदूषित रह गई। लेकिन मेरी विडंबना यही नहीं है, लेकिन मेरी विडंबना यही नहीं है, बुद्धि ने कहा। तब आखिर मैं कौन हूँ, तब आखिर मैं कौन हूँ, मेरा यह प्रश्न अंततः अनुत्तरित ही रह गया, मेरा यह प्रश्न अनुत्तरित ही रह गया। ये मेरी लिखी हुई है। एक घटना है 1995 फरवरी की, 95 की है, वही पीरियड है। अच्छा कंचन की आप सुन लो यार। कंचन की कविता अपनी तो मेरी जो है वो वही है। कंचन की कविता मेरे दिल को बहुत छूती है, मतलब बहुत बेचती है, क्योंकि बीड़ी बनाने वाले मजदूरों के बीच मैं काम कर चुकी हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे, जिस महिला एक मुस्लिम परिवार था, गई थी, छोटी सी खाट थी, बीड़ी बना रही थी, ऐसे इसके बच्चा लेटा था। मैं सोची लगता है कि 1 हफ्ता दिन का बच्चा हुआ, बोले नहीं कल का पैदा हुआ बच्चा है। माथा ठोक लिया, रोना आ गया, इससे और क्या कहें। ऐसी कितनी महिलाएं मिली, अपने यहाँ शहर में भी मिली, बनारस में भी मिली हैं। आपका ये जो इलाका है प्रहलाद घाट का, जो नदी किनारे वाला, उसमें बीड़ी बनाने वाली और बिंदी वाली महिलाएं बहुत रहीं। तो उस पर उसने लिखा है, कंचन साथ में रही मेरे, चौड़े पत्ते पर रखो थोड़ी सी सुरती, फिर घुमा कर हाथों को फिरंगी की तरह पना दिया सुरती को पत्ते के भीतर। चौड़े पत्ते पर रखो थोड़ी सी सुरती, फिर घुमाकर हाथों को फिरंगी की तरह दबा दिया सुरती को पत्ते के भीतर, ले लिया पत्ते ने बेलन का रूप। इसी तरह करती रहती वो ये काम, चूल्हा चौका कपड़ा लत्ता धोना ओढ़ना माजना खिलाना पिलाना पीना करने के पश्चात, क्योंकि मिलेंगे इससे पैसे कुछ, क्योंकि मिलेंगे इससे पैसे कुछ, इतना खटने के भी बाद देखकर पूछा मैंने
क्यों करती हो इतनी मेहनत, होगी तबीयत को बड़ी दिक्कत। क्यों करती हो इतना मेहनत, होगी तबीयत को बड़ी दिक्कत। गर करती हो पैसों की खातिर, मांग करो मिले दाम तुम्हें वाजिब। गर करती हो पैसे की खातिर, मांग करो मिले तुम्हें वाजिब। तो तुरंत एक चमक उसकी आंखों में आई, अधर खुले पर मुंह से आवाज़ न आई। तुरंत एक चमक उसकी आंखों में आई, अधर खुले कहने को कुछ, पर आवाज़ न आई। उठे नेत्र अश्रुओं से भर भर कर, उठे नेत्र अश्रुओं से भर भर कर। चमक लुप्त थी अब थी उसमें खाई, चमक लुप्त थी अब थी उसमें खाई। धीरे से सकुचाई सी कह बैठी, चुपचाप करती जाऊंगी ओठों को सिले, चुपचाप करती जाऊंगी ओठों को सिले। 4 पैसे जो हाथ में आते मेरे, कहने से शायद मुझे ये भी ना मिले, कहने से शायद मुझे ये भी ना मिले। सुनो, आंख बह आती, तुम विश्वास करें मेरे रोए उड़ जाते हैं इन कविताओं को सुन करके। इस प्रकार आपने अभी प्रेमलता जी को सुना। प्रेमलता जी के अनुभव एक दौर के बनारस की चित्रकारी करने वाले अनुभव हैं और उसमें असंख्य महिलाएं हैं जिन्होंने जीवन का आविष्कार करने का प्रयत्न किया। वह सिलसिला किसी न किसी रूप में चलते रुकते थमते आज तक जारी है। प्रेमलता जी ने अपने उसी दौर के अनुभवों को अपनी कविताओं में भी उकेरा है। इस तरह से वे एक ऐसी कवित्री हैं जो अनुभव से अपनी कविताएं दर्ज करती हैं और वे विद्या आश्रम की एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। और हम उनसे आज यह लंबी बातचीत करके इतना जान पाए हैं कि विद्या आश्रम की स्थापना उसके वास्तविक जो दिन या तिथि है उससे काफ़ी पहले हुई और बनारस के गली गली में उसकी पदचाप सुनाई पड़ती है, वहाँ हुई। प्रेमलता जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार कि उन्होंने समय दिया। नमस्कार।